गुड मॉर्निंग गाइज। आज की क्लास में हम नरेशन का रिवीजन और एक तरह से नरेशन को अच्छे से कवर करेंगे। आपको सुनना है और ध्यान से समझना है असली नरेशन होता क्या है, नरेशन की कहानी। जैसे देखिए यहाँ पर नरेशन को स्पीच भी कहा जाता है। याद रखिए, चाहे आप नरेशन बोलिए और चाहे आप स्पीच बोलिए। क्लियर? एक्चुअली होता क्या है, किसी भी स्पीच को दो तरीके से बोला जाता है। किसी भी नरेशन का मतलब होता है नरेट, मतलब अब इसको अगर सीधा सीधा बोला जाए तो ये हो जाएगा टू नरेट। नरेशन मीन्स होता है टू नरेट समथिंग, टू नरेट समथिंग, यानी कि किसी चीज को बताना। तो भाई किसी चीज को बताना या किसी चीज को बताने का जो प्रोसेस होता है, तो आप बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ, अब बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ टू नरेट समथिंग, यानी कि किसी चीज को जो बताने का प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं नरेशन कहते हैं। अब जब किसी बात को, किसी स्टेटमेंट को या किसी स्पीकर की बात को जो बताने का प्रोसेस होता है, दो तरीका का होता है। अगर वो बताने का प्रोसेस डायरेक्ट है तब उसे कह देते हैं डायरेक्ट नरेशन कहते हैं या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अगर वो बताने का प्रोसेस डायरेक्ट नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट रूप से है, तब उसे कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन या जो है इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब क्या होता है, देखिए जो डायरेक्ट नरेशन होता है इसमें जो स्पीकर की बात है, यानी कि जैसा आपने बोला वैसा ही मैं जाकर किसी दूसरे से बोल दूं, ये होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या, लोग कहते हैं हम गए डायरेक्ट बोल दिए, जो तुम बोले थे ना डायरेक्ट गए बोल दिए। तो डायरेक्ट का मतलब स्पीकर ने जैसा बोला वैसा ही जाकर किसी दूसरे से कह दो, यानी कि डायरेक्ट नरेशन का मतलब स्पीकर की बात को एज इट इज कह देना बिना किसी बदलाव के। इसका मतलब क्या होता है, स्पीकर के स्टेटमेंट को, स्पीकर के स्टेटमेंट्स को, स्पीकर की बात को एज इट इज कह देना, एज इट इज, है ना। एज इट इज का मतलब ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों कह देना बिना किसी बदलाव के। ज्यों का त्यों कहना, या कहने की जो प्रक्रिया होती है, जो कहने की प्रोसेस होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रक्रिया, उसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है भाई, अपने हिसाब से बातें बताई जाती हैं। तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, स्पीकर की बात को डायरेक्ट ना कहकर, स्पीकर के शब्दों में ना बताकर उसको अपने शब्दों में बताना। यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब ये हुआ कि स्पीकर की बात को, स्पीकर की बात को या स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में, अपने शब्दों में कहना, अपने शब्दों में कहना, ये होता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। अच्छा क्या होता है, जब हम स्पीकर की बात को अपने एज इट इज कहेंगे तो उसकी मेन बात को फोकस में रखेंगे, है ना। तो डायरेक्ट नरेशन में जो स्पीकर की मुख्य बात होती है उसको हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। क्लियर है? यानी कि ऐसा पार्ट जो कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज बोलते हैं। इतना समझ में आया? मतलब अगर पूछा जाए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं, तो दो भाग होते हैं।
एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होगा उसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा उसे कहेंगे रिपोर्टिंग क्लॉज। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहां पर डायरेक्ट है ना, मतलब इसके इनडायरेक्ट नरेशन के कोई भाग नहीं होते। क्लियर? एक बार इतना पहले समझिए। देखिए नरेशन को स्पीच भी कहा जाता है। मैंने क्या बताया? नरेट समथिंग, यानी किसी चीज को बताने की प्रक्रिया, किसी चीज को कहने की प्रक्रिया। तो नरेशन क्या है? किसी बात को, किसी स्टेटमेंट को, किसी चीज को कहने की प्रक्रिया है। अब दो तरह की का होता है, एक तो स्पीकर की बात को एज इट इज कह दो, है ना, ज्यों का त्यों कह दो, और दूसरा होता है स्पीकर की बात को अपने शब्दों में प्रस्तुत करो, अपने शब्दों में बताओ, उसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। अब क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, क्योंकि जब भाई स्पीकर की बात को एज इट इज बोलेंगे तो जो मुख्य बात रहेगी ना उसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बकायदा सिस्टमेटिक के साथ रखेंगे, तो उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो बाहर होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। बोलो इतना क्लियर हुआ? अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मान लो जैसे मैं कहता हूं राम ने कहा कि मैं बीमार हूं। अब ध्यान से समझिए, राम ने कहा मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। अब भैया राम ने मुझसे कहा जाओ डॉक्टर से कहो कि मैं बीमार हूं। मैं डॉक्टर के पास पहुंचा और मैंने कहा राम ने कहा मैं बीमार हूं। अब यहां कंफ्यूजन भी तो देखो, राम ने मुझसे कहा कि जाओ डॉक्टर से बोलो कि मैं बीमार हूं, और मैं गया डॉक्टर के पास और बोला डॉक्टर साहब राम ने कहा मैं बीमार हूं। अब यहां डॉक्टर को गलत फहमी पैदा हो गई, डॉक्टर राम को छोड़कर मुझको इलाज कर रहा है। कंपाउंडर से बोला भैया इंजेक्शन लगाओ, चेक ही नहीं किया, क्योंकि आप जाकर डॉक्टर से क्या बोले, राम ने कहा कि मैं बीमार हूं। अब इमरजेंसी, डॉक्टर साहब इमरजेंसी, राम ने कहा मैं बीमार हूं। अब डॉक्टर को लगा यार कुछ ज्यादा इमरजेंसी है, तो डॉक्टर ने तुरंत कहा कंपाउंडर से भाई एक काम करो, लगाओ सुई इनको, बुखार वाली। अब सुई किसको लग रही है? मुझे लग रही है, क्योंकि ये जो है बात इसमें डायरेक्ट कहा गया है ना, इसमें बात को क्या कहा गया? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट जब कहेंगे तो भाई राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम सिक। अब जब डायरेक्ट बात बोली जाती है तो उसमें जो मेन स्टेटमेंट होता है उसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। लेकिन अब भैया कंफ्यूजन ना हो, गलती से मुझको सुई ना लगे, इसके लिए मैं तो कुछ तो चालाकी करूंगा ना। अगर भाई मैं ऐसे गधे की तरीके से जैसा बोले वैसा जाकर मैं भी बोल दूंगा, तब तो पंगा हो सकता है ना। तो इसके लिए ग्रामर दादा ने क्या कहा, भाई जरूरी नहीं है कि आप स्पीकर की बात को बिल्कुल वैसे ही बोलो, आप स्पीकर की बात को अपने शब्दों में भी बता सकते हो, बस मतलब वही रहना चाहिए, बस सिंपल सा। तो यहां पर क्या बनाया गया, वहां पर यह बनाया गया कि राम ने कहा, ग्रामर दादा ने कहा देखो राम लड़का है तो लड़के के लिए वाह, है ना, यानी कि किसी एक नाम लड़के के लिए ही आता है प्रोनाउन। तो राम ने कहा कि वाह बीमार है, ऐसा बोला गया। ग्रामर ने कहा अगर आप इसी बात को ऐसे बोल दोगे ना तो गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि भाई राम ने कहा मैं बीमार हूं। अब बताओ, राम ने कहा राम बीमार है कि मैं बीमार हूं? बीमार तो राम है ना, लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं तो यहां गलत फहमी भी तो पैदा हो सकती है। तो इसलिए ग्रामर ने कहा कोई बात नहीं बच्चा, आप ऐसा ना बोलना चाहो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि राम ने कहा कि वह बीमार है, सॉरी यहां पर राम ने कहा कि वह बीमार है, आप ऐसा बोल सकते हो। बात तो वही मतलब निकल रहा है।
बात तो वही मतलब निकल रहा है। यहां पर क्या किया गया, हम लोगों ने अपने शब्दों में कहा, अपने शब्दों में बात बताया, स्पीकर की बात को अपने शब्दों में बताया और अगले को समझाया कि भैया राम ने कहा कि वह बीमार है। इसका मतलब यहां सीधा क्लियर हो गया कि राम ने कहा कि वह बीमार है, मतलब राम ही बीमार है, मैं नहीं हूं, राम ही बीमार है। तो इसकी इंग्लिश बन गई भैया राम सेड, और यहां पर लग गया डेड, और यहां पर हो गया ही वाज सिक। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, अब यहां पर आपका एक क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन ये बनता है कि पहले तो भैया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा था, लेकिन ये डेड कहां से पैदा हो गया, एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि यहां प्रेजेंट वाला है, यहां पर वाज कैसे हो गया, यहां तो इज होना चाहिए लेकिन यहां पर वाज ही रहेगा। अब ये कैसे हुआ है ना, क्या कैसे होता है, इसीलिए तो हम लोग नैरेशन को पढ़ रहे हैं। यानी कि अभी तक मैंने नैरेशन का इंट्रोडक्शन दिया, अब हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट नैरेशन वाले सेंटेंस को, ये जो आप देख रहे हैं ना ये डायरेक्ट है, ये किस फॉर्म में है, डायरेक्ट नैरेशन है। अब ये डायरेक्ट नैरेशन वाले सेंटेंस को कैसे बदलें इनडायरेक्ट नैरेशन में, कैसे बदलते हैं इनडायरेक्ट नैरेशन में, क्या रूल है, अगर सेंटेंस सिंपल है या सेंटेंस नेगेटिव है या सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, सेंटेंस इंपरेटिव है, सेंटेंस ऑप्टेटिव है, सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है, तब कहां क्या चेंज होता है, ये पूरा पढ़ने वाले हैं। क्या हमेशा डेट लगेगा, नहीं, वो सेंटेंस के अनुसार चेंज होता रहेगा। ये बताइए समझ में आया नैरेशन एक्चुअल में क्या है, नैरेशन क्यों बना, क्यों बनाया गया, ताकि कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो लोग हमेशा डायरेक्ट बोलेंगे तो भाई पंगा हो जाएगा, इंजेक्शन किसी और को लगना चाहिए, लगेगा किसी और को। इसलिए यहां पर यह व्यवस्था किया गया ग्रामर में कि स्पीकर की बात को आप अपने शब्दों में कह सकते हो, बस अर्थ, दोनों का अर्थ सेम रहना चाहिए, मतलब अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। अच्छा अभी समझ में आया, इसे पहले नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम कंटिन्यू आगे चलते हैं। अब यहां पर आपको देखना है कैसे बनाया जाता है, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नैरेशन। तो इसके लिए आपको यह समझना होगा, देखो एक तो आपको यह देखना होगा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का अंदर वाला पोर्शन। याद रख लो, ये बहुत आवश्यकता लगने वाली। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है कि कॉमा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है ना, के अंदर वाला भाग, के अंदर वाला भाग, यानी कि इनर पोर्शन ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमा, आपको ये याद रखना होगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं दूसरे का मतलब रिपोर्टिंग क्लॉज क्या है, तो जो रिपोर्टिंग क्लॉज होगा वो होता है आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग, है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग, बाहर वाला भाग। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, अंदर वाला भाग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टिंग क्लॉज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग। अब क्या होता है, ये जो आता है आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच, है ना, इस रिपोर्टेड स्पीच में आपको 5 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, कितने सेंटेंस मिलेंगे, 5 सेंटेंसेस मिलेंगे इसके अंदर, है ना। पहला सेंटेंस मिलेगा आपका असर्टिव सेंटेंस, पहला सेंटेंस क्या मिलेगा, असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस आपका 2 प्रकार के सेंटेंस से बना होता है।
असर्टिव सेंटेंस का मतलब या तो वो अफर्मेटिव टाइप का हो सकता है, अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है ना, या तो वो जो है आपका नेगेटिव टाइप का सेंटेंस हो सकता है, और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब भाई नो नेवर नॉट वाला, और अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। ये तो क्लियर ही है, एक तो ये मिलेगा, क्लियर है ना। और कौन सा सेंटेंस मिल सकता है, और आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिल सकता है, क्लियर, इंपरेटिव सेंटेंस मिल सकता है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये 5 तरह के सेंटेंस मिलते हैं, क्लियर है। पहले मैं पांचों का सेंटेंस लिख देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि अच्छा मतलब नरेशन मुझे बनाना है, सीखना है, तो 5 प्रकार के सेंटेंस के बेस पर सीखना है। तो दूसरा सेंटेंस आपका कौन सा रहेगा, तो दूसरा सेंटेंस आपका रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहेगा। ओके बच्चा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 रूप में आपको मिलेगा, 2 फॉर्मेट में मिलेगा। एक ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलेगा जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, है ना। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तब उसे कहते हैं यस और नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यस या नो टाइप का मतलब ये होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो जिसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हिंदी में भाई क्या से शुरू होता है। और एक ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड से जो शुरू होगा, जैसे व्हाट से, व्हाई से, व्हेन से, है ना, हु से, तब ऐसे सेंटेंस को कहते हैं WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इसको ये कैसे पहचानोगे WH टाइप, तो ये शुरू होता है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, क्लियर है ना। ये तीसरा सेंटेंस। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्या आता है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, अब देखो इंपरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें पहला नंबर तो सब्जेक्ट हिडन फॉर्म में रहता है। जैसे सब्जेक्ट यू, जैसे मैं कहूं सिट डाउन, बैठ जाओ, इसका मतलब आप बैठ जाओ, यू सिट डाउन, लेकिन यू क्या होता है बच्चा, छिपा रहता है, क्लियर है। तो इंपरेटिव सेंटेंस वो होगा जो कि ऑर्डर को शो करे, जो कि रिक्वेस्ट को शो करता है ना, जो कि एक तरह से एडवाइस को शो करता है, सजेशन को, सजेस्ट को, जो कि वार्न को शो करता है ना, इस तरह का इट इज, वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा, अगला क्या होता है, अगला होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, आप क्वेश्चन आता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होगा जो कि ब्लेस यानी कि आशीर्वाद, है ना, कर्स यानी कि बद्दुआ या श्राप, या जो प्रे प्रार्थना, क्लियर है, या जो किसी की इच्छा को, विश को एक्सप्रेस किया जाता है, एंड सो ऑन, वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मैं कहूं मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तो मे गॉड ब्लेस यू क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्लियर है। और अगला सेंटेंस इसमें मिलता है और वो है कौन सा सेंटेंस है आपका, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वो क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब देखो बच्चा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होता है जो कि सडनली निकल जाए, ऐसा सेंटेंस जो कि अपने आप एक्सप्रेस हो जाए और एक्सप्रेस होकर हमारी फीलिंग्स या इमोशंस को बताए, है ना। ये क्या करता है, ये जो है फीलिंग्स या जो है इमोशंस, फीलिंग्स या इमोशंस को बताता है, क्लियर है, फीलिंग्स या इमोशंस को बताता। जैसे भाई आप नेचुरल, ये इंसान का एक हैबिटेट होता है, कोई जब अच्छी चीज दिखती है तो तुरंत मुंह से निकल जाता है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरीज। कोई चीज खाना टेस्ट है तो आप कहते हो वाह बहुत बढ़िया खाना है, बहुत टेस्टी खाना है, तो वो क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, बस क्लियर है। 5 तरह के सेंटेंस आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिलेंगे। अब क्या होता है, एक जनरली मोटा मोटा हम लोग समझते हैं, अगर असर्टिव सेंटेंस है, ओके,
अगर आपका सेंटेंस असर्टिव है तो वहां पर जो चेंज होता है, एक रफली मैं बता रहा हूं अभी, वहां पर जो सेड टू चेंज होता है वो चेंज हो जाता है टोल्ड में चेंज हो जाता है ना। एक तो ये चेंज होता है, जो सेड टू चेंज होता है, अब ये बताएंगे एप्लीकेशन पूरा सेंटेंस के माध्यम से ये अप्लाई करेंगे, है ना। सेड टू चेंज होता है टोल्ड में, सेज टू चेंज होता है किसमें, सेज टू चेंज हो जाता है टेल्स में, ओके। सेज टू चेंज हो जाता है टेल्स में, और इसी तरह से टू चेंज हो जाता है किसमें, बताओ, से टू चेंज हो जाता है टेल में। बोलो, इतना क्लियर है? यानी मैंने क्या बताया, असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, से टू जाता है टेल में, सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में, और सेज टू चेंज हो जाता है टेल्स में। खिचड़ी तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये चीज एक होता है, और दूसरा क्या होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट लगता है ना। जो दूसरा चेंज होता है मेजर चेंज, बाकी अभी टेंस वगैरह सब चेंज बताया जाएगा। जो दूसरा होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लग जाता है, डैट लग जाता है। एक दूसरा चेंज यहां पर होता है, ओके। ये हो गया आपका। अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेड को या सेड टू को, है ना, चाहे सेड हो या सेड टू हो, उसको चेंज कर दिया जाता है आस्क्ड में, बस। सेड या सेड टू को किस में चेंज कर देते हैं, तो सेड या सेड टू को चेंज कर देते हैं आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। और दूसरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर अगर यस या हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तब तो लगा देते इफ या वेदर लगा देते हैं। अगर वो किससे शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो अगर वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू है ना, क्या है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तब सेम क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन वर्ड, वही क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर। ये समझ में आया? मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट नहीं लगता है, तो लगता क्या है, डैट के जगह या तो इफ या वेदर लगेगा, और इफ या वेदर तब लगेगा जब यस या नो टाइप का सेंटेंस होगा। और यहां पर अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो वही क्वेश्चन वर्ड सेम लिख देंगे डैट की जगह पर या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर। इसके बाद वाला सेंटेंस सिंपल कर देंगे, वो सेंटेंस में करके दिखाएंगे। अभी हम लोग जनरली दो चीज समझ रहे हैं, एक जनरली जैसे मोटा मोटा एक, है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है भैया, अगर इसमें बात किया जाए इंपरेटिव सेंटेंस में, तो इंपरेटिव सेंटेंस में अगर सेंस ऑर्डर का आ रहा है तो सेड को वहां चेंज कर दिया जाता है ऑर्डर्ड में। अगर सेंस किसका आ रहा है, ऑर्डर का रहा, तो सेड को चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड में। अगर रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है तब सेड को किस में चेंज कर देंगे भाई, ऑब्वियसली है, अब तो कॉमन सेंस लग ही गया, रिक्वेस्टेड में। एडवाइस या सजेस्ट का सेंस है तो एडवाइज्ड या सजेस्टेड में। क्लियर है? अगर सजेस्ट का सेंस है तब क्या करेंगे, सजेस्टेड में कर देंगे। इसी तरह भैया वार्न, अगर वार्न का सेंस आ रहा है तब इसको किस में चेंज कर देंगे, बताइए, वारंट में चेंज कर देंगे। बस देखो कितना आसान बन जा रहा है ना। और यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाते हैं भाई, यहां कंडीशन है ना, यहां टू के साथ सेंटेंस कनेक्ट होता है, डोंट है तो नॉट टू के साथ। तो यहां पर हम एक रफली आइडिया के लिए दे रहे हैं, यहां पर आता है आपका टू आता है, यहां पर क्या आता है, टू आता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर। डोंट है तब वहां पर नॉट टू हो जाएगा। एक रफली आइडिया लग जा रहा है ना इससे पांचों सेंटेंस का। ऐसा तो है नहीं कि इसके पहले आप बिल्कुल नहीं पढ़े हो। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आपको ध्यान से समझना है। देखो कि यहां पर ये चेंज होगा आगे, जब मैं एक एक सेंटेंस का बताऊंगा तब आप रिलेट कर पाओगे, अच्छा तो यही चेंज है, मेजर यहां से गलती हो जाती है एक तो। अच्छा, अब आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। भाई ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहां भी वही कहानी है। अगर ब्लेस का सेंस आ रहा है तब क्या कर देंगे, ब्लेस्ड में चेंज कर देंगे, तब वहां पर सेड को किस में चेंज कर देंगे, ब्लेस्ड में। अगर कर्स का सेंस आ रहा है तब क्या करेंगे, कर्स्ड में चेंज कर देंगे। प्रे का सेंस आ रहा है तब क्या करेंगे, प्रेड में चेंज कर देंगे, है ना। और विश का सेंस आ रहा है तब उसको किस में चेंज कर देंगे, विश्ड में चेंज कर देंगे। बस इसी तरह कुछ सेंटेंस अलग आते हैं, जैसे अगर थैंक है तो थैंक्ड, वेलकम को वेलकम्ड, वो स्पेशल केस में बताएंगे। अच्छा,
यहां पर क्या लगता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, तो यहां पर लगता है डेट लगता है, ये ध्यान देना। यहां पर क्या लगता है, यहां डेट लगता है, वो भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर। ओके बच्चा, इसके बाद आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब बात किया जाए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो यहां पर अच्छा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होते हैं एक वर्ड के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से हमारे खासकर ये सेंटेंस है ना, तो सेंटेंस के माध्यम से आवर इनर फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। जैसे मैं कहूं हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे हमने मैच जीत लिया है, तो हुर्रे के माध्यम से हम अपने खुशी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर थोड़ी सी कंडीशन होती है, सेड को चेंज किया जाता है एक्सक्लेम्ड, है ना, सेड को चेंज किया जाता है एक्सक्लेम्ड विद। अब यहां पर जो सेंस आए, है ना, अगर एक जैसे खुशी वाला सेंस आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देना, जो कि हुर्रे से पता चलता है। अगर आपका जैसे दुखी वाला सेंस आ रहा है तब वहां पर एक्सक्लेम्ड विद किस में कर देना, एक्सक्लेम्ड विद स्वारो में चेंज कर देना, ये एल है ना, एक्सक्लेम्ड विद स्वारो में अलास, है ना, अलास से सेंस आता है। अगर आपको आश्चर्य का सेंस आता है ना, बड़े ताज्जुब का सेंस आता है, तब वहां पर आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर देना भाई, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर देना। इस तरीके से यहां पर चेंज होता है। ओके, इतना समझ पा रहे हैं ना, यानी कि सैड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, है ना, या एक्सक्लेम्ड में ही चेंज करना। जैसे अगर व्हाट वाला सेंस है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज, तब यहां इट इज वेरी ब्यूटीफुल सीन। तो यानी कि दूसरे टाइप का जो सेंटेंस व्हाट या हाउ से बनता है ना, तो व्हाट या हाउ के केस में हम उसको इन दोनों वर्ड को वेरी में चेंज होता है। अब ये थोड़ा सा हो सकता है ना समझ में आए, क्योंकि सेंटेंस के माध्यम से क्लियर हो पाएगा। अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तब आप ये पूरी बातें रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं बताने का क्या प्रयास कर रहा हूं। क्लियर है, इसमें आपका चेंज होता है। अब इसके बाद अगला जो सेंस आता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किस में चेंज करेंगे, तो यहां भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो चेंज होता है आपका चेंज होता है डेट में। ध्यान देना, यहां भी जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज होता है वो किस में होता है, डेट में। तो अब देखो आपने क्या समझा, देखो सिंपल सा, बहुत अच्छी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, इसको सिस्टमेटिक पढ़िएगा, मजा आएगा, कभी भूलोगे नहीं। एक बार ये पढ़ लोगे हमेशा के लिए फिक्स। कैसे, जैसे मैंने क्या बताया, इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया, अब मैंने कहा रिपोर्टिंग क्लॉज का मतलब ये समझ लो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब समझ लो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग। ठीक है, तो जो अंदर वाला भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच, उसमें 5 तरह के सेंटेंस आपको दिखेंगे, है ना। एक तो ये दिखेगा असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस 2 रूप में नजर आएगा, या तो अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में, या तो भाई नेगेटिव सेंटेंस के रूप में। यहां पर जनरली मोटा मोटा आपने समझा कि से टू को चेंज करेंगे टेल में, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, और सेज टू को चेंज करेंगे टेल्स में। क्लियर है, और यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लगाएंगे डेट लगाएंगे। बोलो इतना क्लियर है। दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, ये 2 तरह का होगा, यस या नो टाइप का, मतलब एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, जिसे WH टाइप कहते हैं। यहां मोटा मोटा आपने देखा सेड या सेड टू को चेंज किया जाता है आस्क्ड में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर लगाएंगे, और अगर क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू है तो वही सेम क्वेश्चन वर्ड भाई डेट का काम करेगा, कंजंक्शन का काम करेगा, है ना। उसके बाद सिंपल हो जाएगा। आगे इंपरेटिव सेंटेंस, जो कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, वारंट, इन सबको शो करता है, तो वहां पर क्या करेंगे, सेड को ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड में, वार्ड में, वो डिपेंड करता है कौन सा सेंस आ रहा है ना। इसके बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो कि ब्लेस, कर्स, प्रे, विश को एक्सप्रेस करता है, तो वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहां पर सेड को ब्लेस्ड में, कर्स्ड में, प्रेड में, विश्ड में। अब ये डिपेंड करेगा सेंस कैसे आ रहा है, एक एक करके मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी, बस आपको ध्यान से समझते रहना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट लगाएंगे। अगला मैंने बताया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या बताता है, फीलिंग्स या इमोशंस को बताता है।
सेंटेंस के थ्रू बताता है। तो यहां पर अगर वो जॉय वाला इमोशन बता रहा है ना, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में करना, दुख वाला है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो करना, सरप्राइज वाला तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज है करना, अगर आपका जैसे एक शाबाशी वाला है तो अप्लाउडेड विद सेइंग डेट वाला करना। ये सब सेंटेंस के थ्रू बताया जाएगा। अच्छा, व्हाट या हाउ वाले सेंटेंस को वेरी में चेंज करना है और यहां पर कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना है, डेट लगाना। बस सिंपल सा आपका इतना रूल है। अच्छा बताइए, इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया तरीके से कल का होमवर्क आप लिखिए। ये तो है, मैं होमवर्क भी देता रहूंगा। होमवर्क क्या है बच्चा, ये पांचों प्रकार के सेंटेंस आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। अब पता है क्यों? अगर आपको पांचों प्रकार का सेंटेंस पता है तो आप सेंटेंस, मान लीजिए आपको दिखा, आप पहले नंबर तो पांचों सेंटेंस को तुरंत पहचान लेंगे। और जैसे सेंटेंस अगर आप सही पहचानेंगे तो भाई शुरुआत में सही रूल भी लगेगा और आपको तुरंत सेंस भी पता चल जाएगा। अच्छा, ब्लेस वाला सेंस दे रहा है, अगर इंपरेटिव है तो रिक्वेस्ट, सजेस्ट, वार्न, कौन सा सेंस आ रहा है। तो आपका जो होमवर्क है मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये सबको करना है। होमवर्क है 5 सेंटेंस, है ना। अब 5 सेंटेंसेस आप समझ गए, कौन सा 5 सेंटेंस, इसको आपको 5 सेंटेंसेस इन डिटेल 5 सेंटेंस को आपको डिटेल में पढ़ के आना है और नोट्स भी बनाना अपने हिसाब से। क्लियर है? मैं पहले 5 सेंटेंस के बारे में बता दूंगा, उसके बाद हम कंटिन्यू चलेंगे। क्योंकि अगर 5 सेंटेंस अच्छे से आएगा तब समझ लो नरेशन हमारे हाथ में है, नहीं तो भैया नरेशन पढ़ तो लेंगे लेकिन एक समय के बाद में फिर सारी चीजें सब बराबर हो जाएंगी। ओके, आज की क्लास में इतना ही। इसे नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू एवरीवन।